नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जमशेदपुर से सभी भाई बहनों को और जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब में सबों को मेरा नमस्कार। आज राहु का अगला एपिसोड दूसरी कड़ी में बोल रहा हूं। पहले कड़ी में मैंने आपको राहु का पूरा परिचय दिया, व्हाट इज राहु एंड हाउ इट बिहेव्स, इज इट अ फैक्ट और इट इज सिंपली कहानी है। ये सारी बात हमने समझाई, इसकी गति के बारे में बताया, इसकी विशेषता के बारे में बताया। सो राहु को अब आप पूरी तरह से समझ गए हैं। मैं आगे की जो बात बोल रहा हूँ अभी एक दो एपिसोड में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन आज जो उत्कंठा बहुत सारे मेल आ गए कि वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट, अगली कड़ी के लिए, मतलब कि हर राशि वालों को राहु कैसा प्रभाव डालेगा। देखिए 18 महीने की कहानी है, लेकिन मैं जो अभी बोल रहा हूं अभी एप्लीकेबल होगा 26/4/2018 तक। 26/4/2018 के आसपास मैं फिर बोलूंगा डिटेल में, लेकिन आज जो बोल रहा हूं लगभग वो पूरे 18 महीने के लिए लागू रहेगा। ये स्थूल भाषा है। आज मैं जो बोलूंगा वो लगभग 18 महीने के लिए लागू रहेगा। बहुत माइनर चेंजेस होंगे, लेकिन चेंजेस होंगे। 26 अप्रैल 2018 के बाद ये राशि में भी कुछ फर्क पड़ेगा, तो मोटा मोटी मैं अभी बता दे रहा हूं, उसको समझ लीजिए आप। और एक बात मैं पिछले बार भी कह चुका हूं कि मेरे शब्दों से आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। सत्य कड़वा होता है, कठिन होता है, अप्रिय होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। तो इसमें वही चीजें लिखी रहती हैं जो आपने पिछले जन्म में कमा के रखा था, वो आपके कुंडली में जमा है। उसको बेस कुंडली बोलते हैं, जिसमें आपका जन्म हुआ। रेडिकल हॉरोस्कोप, जातक, ये चीज है। उसमें जो लिखा हुआ है वही गोचर से मिलता है। मैं गोचर की कहानी बोल रहा हूं, तो गोचर में बहुत सारी बात बोलूंगा, लेकिन वही लागू होगा जो आपकी कुंडली में जन्म के समय में राहु ने लिखा है। समझ लीजिए, आपके जन्म के समय में राहु जितनी चीजें लिखे हुए हैं उतनी ही चीज ये गोचर में उसको ओपन करेंगे। कबड्डी में कैसे खेलते हैं, जितने आदमी को छू के भाग गए तो मर गया, यहां उल्टा है। राहु जितनी चीजों को छू देंगे पिछले जन्म की चीजों को, वो सब जिंदा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। दूसरा चीज कि ये कुंडली का 3 हिसाब होता है। एक होता है संहिता, जो देश काल के लिए होता है, नेशन के लिए होता है, कभी बताऊंगा। दूसरा होता है जातक, जो जन्म लेते हैं उनकी कुंडली बनती है, उसको जातक बोलते हैं। जन्म जो लेते हैं, धरती पर प्राण रखते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दैव दानव कोई भी हो, जो धरती पर जन्म लेते हैं, जातक, जन्म लेने वाले लोग। तीसरा होता है गणित पक्ष। गणित पक्ष में वो चीजें रहती हैं जो आप सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बाकी सारी चीजों जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनका हिसाब रखना, पंचांग का निर्माण करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जो मुख्य चीज है वो आज मैं बता रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए आप। मैं तो राशिफल बताऊंगा ही आपको, राहु का राशिफल बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए और इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि जब मनुष्य मरता है, प्राण त्यागता है, तो हर आदमी का अंगूठा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही प्राण निकलता है शरीर से।
और यही प्राण सीधा ईश्वर के पास जाता है, सीधा ईश्वर के पास जाता है, कोई बीच में रोकने वाला नहीं है उसको। औपचारिक में लिखा जाता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र से काट करके रोका जा सकता है भगवान के पास जाने के लिए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, और न तो इसको अग्नि में जलाया जा सकता है, पकड़ के इस आत्मा को जला दें, उससे भी नष्ट नहीं होगा, और न ये जल के अंदर में डुबा करके इसको मारा जा सकता है, और न हवा के द्वारा इसको सुखा करके पत्ते के ऐसा मुरझा करके इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये जो आत्मा निकलती है शरीर से, अंगुष्ठ प्रमाणम आत्मा, ये सीधा गॉड के पास, ईश्वर के पास जाती है। और इसी आत्मा में, इसी अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा में आपने पिछले जीवन में, इस जीवन में, मृत्यु के पहले के जीवन में जो भी कर्म किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो कर्म किए 33.3%, 33.3%, वचन से, वाचा, बोली से जो आपने किया 33.3%, और बाकी इंद्रियों के सहारे मार पीट, श्लाघा, प्रशंसा, आरती उतारी, वो सारा चीज जो कर्म के हुआ वो 33.3%, 99.9% हुआ। ये सारे कर्म, चाहे आप 80 साल जिए, चाहे 4 साल जिए, चाहे 100 साल जिए, आपके एक एक क्षण के करोड़वें हिस्से के भीतर का सारा चीज इस आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा, और यही ईश्वर के पास जाता है। और ईश्वर इसको फिर डिकोड करते हैं कि उसके अंदर में तमस कितना था, राजस कितना था और देवत्व कितना था। उसके ऊपर आधारित होकर के ईश्वर 84 लाख योनि में किस योनि के लायक फिट है, उस योनि में उसको जन्म देते हैं। और एक योनि में असंख्य 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 प्राण है। जैसे मैं कभी बोला हूंगा कि धरती पर यदि चींटी है तो कितनी चींटियां हैं नहीं गिन सकेंगे आप, कितने प्रकार की चींटियां हैं वो भी नहीं आप समझ पाएंगे। तो इस 84 लाख योनि में और असंख्य अरबों खरबों से भी नील शंख जो भी हो, उतने प्राण हैं, उसमें किस जगह जन्म दूं इस बच्चे को, इस व्यक्ति को, इस आत्मा को कहां जन्म दूं, ये भगवान को डिसाइड करना पड़ता है। एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि मनुष्य में दूं, पेड़ पौधे में दूं, जानवर में दूं, कीट पतंग में दूं, कुत्ते में दूं, बाघ में दूं, सारे चीजों में आपकी पूरी आत्मा को डिकोड करके भगवान डिसाइड करते हैं कि अच्छा चलो इसको मनुष्य में दे रहा हूं मैं। और जो भी आपने कर्म किए उसके हिसाब से भगवान उस समय जन्म देते हैं, उस समय लगन निकालते हैं। जैसे पंडित जी शादी का लगन निकालते हैं, उस समय लगन निकालते हैं कि पृथ्वी कितने डिग्री घूमती रहे, कितने मिनट घूमती रहे, कितने सेकंड घूमती रहे, तब इसको मम्मी के पेट से बाहर निकालो। 9 महीना तक बहुत सो लिया, अब बाहर निकलो। और तब उस क्षण, उस मुहूर्त, उस लगन, वो भी लगन कहलाता है, इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं। उस क्षण में जब आपका जन्म हुआ, तो आप का जो अगला जीवन है, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, आपके जीवन में क्या सुख दुख, आपत्ति विपत्ति, कष्ट, पनिशमेंट होगा, सब इसी बेस कुंडली में लिखा रहता है। लगन कुंडली जिसको बोलते हैं आप, जन्म के समय में जो कुंडली बनती है उसके अंदर में सारी चीजें लिखी हुई हैं, हर चीज, कुछ भी छूटता नहीं है। उस कुंडली के भीतर में इतने स्पेस है कि 7 समुद्र डूब जाए, 7 महाद्वीप उसके अंदर समा जाए, तब भी वो खाली की खाली रहेगी। उसमें इतने इंफॉर्मेशन रहते हैं। सच बोलता हूं,
मान लीजिए मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, सत्य ही बोल रहा हूं, सत्य के अलावा थोड़ा भी मिथ्याकांश नहीं है। तो जो जो बेसिक कुंडली में जो भगवान ने आपको लिखा है उसी को ये राहु इग्नाइट करेंगे, राहु उसको जिंदा करेंगे, ये समझ लीजिए आप। जो नहीं लिखा हुआ है वो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा या बुरा जो नहीं लिखा हुआ है उसको राहु गुरु किसी के भी गोचर से वो जिंदा नहीं होगा। मैं बराबर भी आगे भी कुछ बताऊंगा तो इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए मेरे शब्दों से मत डरिएगा, मत घबराइएगा। कारण कि मैं एक एक कुंडली के हिसाब से तो नहीं बोल सकता। एक दिन में 12 लगन होते हैं 2-2 घंटे का, उसको 365 से गुना कर दीजिए, उतने लगन हो गए। 100 साल से गुना कर दीजिए, फिर उसको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में निकालिए तो असंख्य कुंडलियां बन जाती हैं। तो सबके लिए जो बोल रहा हूं सबको लागू हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वही मिलेगा जो रेडिकल कुंडली में लिखा हुआ है। और भगवान दंड देने के लिए ग्रहों की व्यवस्था करते हैं और आनंद देने के लिए भी ग्रहों की विशेषता करते हैं। जैसे आप कपड़ा साबुन से साफ करेंगे, कपड़ा साफ हो जाएगा, साबुन छोटा हो जाएगा या गल जाएगा। लेकिन कोयला से कपड़े के ऊपर में रगड़िएगा साफ करने की नियत से तो कपड़ा और गंदा हो जाएगा और कुत्सित हो जाएगा। उसी तरह से भगवान मनुष्यों को दंड देने के लिए 3-4 ग्रहों को चुनते हैं जो बहुत बड़े दंड देने रहते हैं। उसमें एक राहु, दूसरा शनि, तीसरा मंगल, चौथा केतु, ये 4 प्रधान ग्रह होते हैं जो महापाप महादंड को दर्शाते हैं। तो राहु को कोयला समझ लीजिए। राहु के पीरियड में यदि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, राहु गलत काम कराता है। मैंने कहा ये दैत्य है, छल कपट धोखा परेशानी चोरी से अमृत खाने के लिए चला गया, परिचय दे चुका हूं मैं। तो इसमें जो आदमी गलत करते हैं वो गलती बढ़ती जाती है, कपड़ा काला होता चला जाता है, साफ नहीं हो सकता। जैसे राहु के पीरियड में मान लिया आपने एक झूठ बोला तो उसको मिटा नहीं सकते हो आप, उसको बदल नहीं सकते हो। उस झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ आप और बोलोगे। एक पाप को छुपाने के लिए 10 पाप और करोगे आप, आपका पाप बढ़ता चला जाएगा। राहु के जरिए जब भगवान दंड देते हैं तो यह होता है। शनि के जरिए जब दंड देते हैं भगवान तो यह साबुन का काम करता है। कपड़े साफ हो जाएंगे, साबुन खत्म हो जाएगा। शनि के द्वारा दंड मिले तो शरीर धीरे धीरे साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है और शनि भी समाप्त हो जाते हैं, उनके दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो शनि पवित्रता से दुख दे करके शरीर को निर्मल करते हैं, काया को निर्मल करते हैं, आत्मा को निर्मल करते हैं और भोग भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से और भी है, बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं राहु पर आता हूं। मान लिया आपका जन्म मेष राशि में है, एक जहां पर है वहीं पर चंद्रमा है आपका। तो मेष राशि वालों को ये चंद्रमा यहां रहेंगे, राहु यहां रहेंगे, 1 2 3 4। चंद्रमा से चौथे घर में रहेंगे। चंद्रमा से चौथे घर में रहने का मतलब हुआ ये जो चौथा घर है, ये जो जगह है, इसको बेसिकली मां बोलते हैं,
इसको सुख बोलते हैं, इसको कॉलेज की शिक्षा बोलते हैं, इसको घर बोलते हैं जिसमें आप रहते हो, निवास करते हो। इसमें संपदा होती है, आपकी पूरी संपत्ति। ऐसे बहुत चीज होते हैं। राहु बहुत चीजों को, अनगणित चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जब 4 नंबर में आएंगे, 4 नंबर मैं बता चुका हूं कि अमृत है। तो राहु आपके चंद्रमा से चौथे घर में आएंगे। चौथे घर में आने के कारण ये मुख्य काम इनका होगा आपको बदनाम करना। आपके कोई कलीग हैं तो वो आपकी चुगली करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपके सुख की हानि होगी, आपके माताजी की तबीयत की हानि होगी, आपके मन में भी कुविचार उपजेगा, आपके मन में भी पाप समाएगा, आपके अंदर भी लोभ होगा दूसरे के संपत्ति को देख करके उसके संपत्ति को हरण करने की, छल से प्राप्त कर लेने की। ये सारी चीजें जरूर उपजेंगी आपके मन में। ये तो मिनिमम बात हमने कहा। लेकिन ये जब यहां आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें होंगी। वो ये होंगी कि इन्फेक्शन होगा। राहु का एक मुख्य काम है इन्फेक्शन देना, रोग देना। कहां रोग देंगे? आपके छाती में और आपके मम्मी के छाती में, माताजी के छाती में। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में इन्फेक्शन देगा। मतलब उनके गंदे दोस्त मिल जाएंगे जो श्याम वर्ण का होगा और उनको शिक्षा लेने नहीं देगा, उनको शिक्षा के राह से भटकाएगा। यदि थोड़ा भी युवा है तो वो विष खाने की ओर प्रवृत्त होगा, गुटखा खाना या और गंदी चीजें, विषैली चीजें खाना। संगत दोष हो गया। तो मेष राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। अब जल के द्वारा शारीरिक कष्ट होना, आयु क्षीण होना, और उत्तर दिशा में हो तो ये बड़ी बात है। 4 नंबर को उत्तर दिशा ही बोलते हैं। मान लिया आपका बच्चा दिल्ली में पढ़ने जा रहा है या बनारस पढ़ने जा रहा है, जमशेदपुर का जन्म है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो जरूर सावधान हो जाइए कि आपका बच्चा कुसंगत में पड़ जाएगा और उसकी इतनी बुरी आदतें आ जाएंगी कि उसको संभालना आपके बस की चीज नहीं होंगी। ये एक बड़ी बात बोल रहा हूं माता पिताओं के लिए। आपके अपनी स्थिति तो होगी न, आपकी संपत्ति नष्ट होगी, मुकदमा चलेगा आपके संपत्ति के ऊपर में, बंटवारा होने की नौबत आ जाएगी, या आपके घर में कुछ कीमती सामान, अमृत चोरी हो जाएगी। राहु है यहां पर और इसको घर बोलते हैं, तो घर में चोरी होगी। चोरी होगी और चोरी करने वाले फीमेल जेंडर ही होंगे। देखिए, मैं दासी की ओर कोई इशारा नहीं कर रहा, दासी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन फीमेल मेंबर होंगे, थोड़े साफ रंग भी हो सकते हैं या गहरे रंग के भी हो सकते हैं, और आपका ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाएगी। चंद्रमा चलने वाली चीज है, गोल चीज है,
आपके चंद्रमा से राहु उसमें विष डाल रहे हैं, आपके ट्रांसफर होने के लिए चुगली हो रही है, बेईमानी हो रही है, झूठ धोखा हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो सावधान हो जाइए मेष राशि वाले लोग। मेष राशि में एक सुविधा यह है कि मैं जितना बोल रहा हूं उसमें, चूंकि मेष राशि में सिर्फ एक ही नक्षत्र, देखिए ये सब मैं बोल रहा हूं नक्षत्र का, इसका मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जैसे खीरा होता है ना, खीरा का 3 फांक होता है, 3 टुकड़ा होता है, वैसे ही एक राशि का 3 टुकड़ा होता है, भीतर में फांक होता है एक राशि में, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। तो मेष राशि के 2 टुकड़े सही रहेंगे, एक टुकड़ा जो लगभग 8 महीने का होगा वो दुखद रहेगा, बीच वाला हिस्सा। तो चूंकि 2 टुकड़े सही हैं, इसलिए मेष राशि वालों के लिए जो बातें मैं बोल रहा हूं उसकी मिलने की संभावना है तो जरूर, लेकिन उसमें कुछ कमी भी होगी, और आपकी कुंडली में नहीं लिखा होगा तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन यदि आप अपनी माता का अपमान करते हो, यदि धन का हरण करते हो, दूसरे की संपत्ति, यदि आप चुगली करते हो, षड्यंत्र करते हो, तो आपके लिए भी ये बंधन योग का काम करेगा, आप भी जेल जा सकते हो। यदि आप सात्विक नेचर के हैं, अच्छे हैं, आपके मन में कोई बुराई नहीं है, तब आप यदि नवग्रह की पूजा करते हो रोज, या उसमें सिर्फ राहु की पूजा करते हो, उस मंत्र का जाप करते हो, नवग्रह में एक राहु का मंत्र होता है, वो यदि मैं कल बता दूंगा। और संध्या को और रात्रि वेला में जरूर जाप करो, कारण कि राहु को तमो ग्रह बोला गया है, तम अंधकार। बहुत सारे तो विद्वानों ने कहा कि चूंकि राहु अंधकार को बोलते हैं तो उसको दृष्टि नहीं होती, तो उसके बाकी 4-3 कहां से असर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऋषियों ने कहा कि राहु जिस स्थान में रहते हैं उसके अलावे 3 जगह को भी नुकसान करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए माता जी को भी कष्ट होगा, 4 नंबर छाती हुई, छाती में भी कष्ट होगा, उसके बाद एक, 2, 3, 4, 5 आपके मृत्यु के घर में राहु आएगा, तो कुछ यदि रोग हो गया तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, जो जल्दी नहीं छूटेगा, जल्दी नहीं छूटेगा। और ये जल के कारण होगा, इन्फेक्शन के कारण होगा, एनस में हो सकता है, गुदा मार्ग में हो सकता है, जहां से मल त्याग करते हैं हम लोग, उस जगह में भी हो सकता है, या अंडकोश में वृद्धि हो सकती है, वहां दर्द हो सकता है, फाइलेरियल अटैक हो सकता है। यदि इसकी संभावना आपके शरीर में है तो, और ये आपके 10th भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, 10th को बोलते हैं कर्म का स्थान। तो कर्म स्थान में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि पराशर ने इसकी विचित्र व्याख्या की है, बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि राहु 10th स्थान में बहुत शुभ होता है, गंगा लाभ कराता है, गंगा में स्नान कराता है, धर्म का कर्म कराता है, धर्म का कर्म कराने के कारण इनके पुण्य का भी उदय होता है। तो राहु 10th हाउस में अच्छे रिजल्ट करते हैं,
अच्छा फल देते हैं, लेकिन स्वभाव के कारण आपके जॉब में ये थोड़ा सा षड्यंत्र की बात भी मेंटेन कराएंगे, उतना आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर ये 10 नंबर में है, ये शनि का घर है, तो षड्यंत्र जो होगा वो ये होगा कि जो लोग मोटे हैं, हल्के मोटे हैं, दक्षिण प्रदेश के रहने वाले हैं, रंग हल्का श्याम वर्ण होगा, उनके जरिए भी आपको थोड़ी परेशानी या षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप चौकस हैं, चौकन्ने हैं, राहु की पूजा करते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। राहु के लिए कहा गया है कि यदि आप हनुमान जी के भी भक्त हैं तो राहु की पूजा अपने आप हो जाती है। जैसे मैं पिछले में कहा था कि राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। आद्रा जो है ये उनके गण को बोलते हैं, तो शिव के गण को बोलते हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से भी बहुत सारी आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी। मैं मेष राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और ये द्वादश भाव में भी राहु है। अब ये द्वादश भाव का राहु बहुत खराब होता है। जैसे अष्टम भाव का राहु खराब होता है, वैसे द्वादश भाव में भी इनका प्रभाव पड़ेगा। तो इतनी बात तो तय है, मेष राशि वाले, आपको जल से भय होना चाहिए, संकट होना चाहिए, इन्फेक्शन होना चाहिए। जो लोग दारू पीते हैं, मान के चलिए कि 18 महीने से आगे आपकी जिंदगी नहीं है। यदि आप बीमार हैं तो, यदि आपके लीवर डैमेज हो चुके हैं तो, या लीवर में रोग आ गया है तो आप नहीं जल्दी बचोगे। सत्य बोल रहा हूं, डरो। यहां मैं बोल रहा हूं, डरो। आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। कोका कोला, पेप्सी, दारू या किसी भी तरह से ऐसे भोजन को या लिक्विड को नहीं ले सकते हो जो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। 4 नंबर पानी, 8 नंबर पानी, 12 नंबर पानी पूर्णतः जल को रिप्रेजेंट करता है। राहु सभी जल को, आपके शरीर के अंदर में जो जल है, जो वीर्ज है, उसको भी नष्ट कर रहा है, अवीर्ज है। जिनको संतान नहीं है और पुरुष में कुछ कमी है तो 18 महीने तक कुछ नहीं होना है, कोई संतान उत्पन्न नहीं होगा आपको। आप अच्छे भोजन कीजिए, पौष्टिक भोजन कीजिए, दवा लीजिए। 18 महीने के बाद से आप ट्रेनिंग कीजिए इस संतान प्राप्ति के लिए। देखिए, बोलने लगूं तो बहुत बात बोलूंगा, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, मेष राशि वाले लोग, आप खतरे में हो। राहु आपको चारों ओर से पकड़ लिया है, घेर लिया है। ऑक्टोपस जैसे पकड़ता है ना, वैसे पकड़ लिया है आपको। सुख, मृत्यु, कर्म और खर्चे। राहु जब द्वादश भाव में जाते हैं तो दुराचारी भी बना देते हैं, व्यभिचारी भी बना देते हैं, कपटी भी बना देते हैं, व्यर्थ के खर्चा भी कराते हैं, व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं। आदमी कंगाल हो जाता है 18 महीने में। मेष राशि वाले लोग सावधान रहिए। मैं पहले ही कहा, आप अपनी कुंडली बगल वाले पंडित जी से जचवा लीजिए कि राहु बेसिकली जन्मना ठीक तो था और अभी भी राहु ठीक है कि नहीं। दूसरी बात कि किसी सॉफ्टवेयर में राहु का भी अष्टक वर्ग दिया रहता है, तो राहु का अष्टक वर्ग शनि के समान ही बल को देखना चाहिए। मतलब यदि राहु का अष्टक वर्ग 3 या 3 से अधिक है तो ये 18 महीने राहु आपको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकेंगे।
देंगे, थोड़ा देंगे जो आप बर्दाश्त कर सकते हो, जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उसी ढंग से देंगे। अब ये सारी बातें मैंने निगेटिव कही, पॉजिटिव क्या है? एवरी कॉइन हैज गॉट टू साइड्स। पॉजिटिव ये है कि राहु आपके 10वें भाव में आए हैं। ये चाहे तो आपको एकदम उठा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल तीर के तेजी के ऐसा ऊपर उठा सकते हैं, सडन प्रमोशन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सडन प्रमोशन, बिना सूचना के आपको कुछ मिल जाए, अमृत मिल जाए, जैसे राहु को अमृत मिला था, वो चोरी से मिला, लेकिन आपको भी यहां पर भगवान कर रहे हैं कि बिना मेहनत के, बिना सूचना के अयाचित धन इसको मिल जाए, अमृत मिल जाए। धन हो, संपत्ति हो, मान हो, मर्यादा हो, रुतबा हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी मिल जाए, लेकिन मिलेगा। राहु 10वें भाव में है, ये पॉजिटिव साइड है। धर्म करेगा, ये पॉजिटिव साइड है। तीर्थ यात्रा जाएगा, ये पॉजिटिव साइड है। दक्षिण की ओर तीर्थ यात्रा करेगा। तो मेष राशि वालों, मेरा यह अनुरोध है कि आप यदि बुरे मार्ग पर हैं तो सुधर जाइए। खान पान खराब है तो जिंदा रहने की लालसा हो तो भोजन एकदम सात्विक में उतर जाइए। यदि आप लंपट लोगों के साथ घिरे हुए हो तो उस मकड़ जाल से निकलो, नहीं तो ये अष्टम का राहु मृत्यु तक दे देता है। मेष राशि का राहु अष्टम में नहीं है, लेकिन राहु का प्रभाव 5, 7, 9 में पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव में प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैंने यहां राहु लिखा है कहा तो वहां पर टिक मैंने दिया है। सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। राहु का नवग्रह में जो स्तोत्र लिखा हुआ है उसको अवश्य पढ़िए, संध्या काल में अवश्य पढ़िए और रात्रि में जरूर पढ़िए। जब तक नींद ना आए तब तक जरूर पढ़ें। यदि चले तो आप नवग्रह का पूजा कहीं करवा लें, सही जगह में जो पंडित जी करते हैं। अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम, जो अपात्र को ज्ञान, धन और दान देता है वो खुद नरक में जाता है, इसलिए कि आप उसको गलत काम करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। किसी पंडित ने कुछ कह दिया आपको, आप खुश होकर के उसको कुछ दे दिए, बड़ा चीज, लेकिन वो है तो दुराचारी, व्यभिचारी, गांजा खैनी खाता है, भोग विलास करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, त्रिकाल संध्या नहीं करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करता है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का ज्ञान नहीं है, वो पंडित किधर से हुआ? वो तो दस्यु है, झूठा है, लुटेरा है, प्रवंचक है। तो अपने से अपनी रक्षा कीजिए। मेष राशि वालों के लिए हमने कहा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए भी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए बात। वृषभ राशि मतलब 2 नंबर, आपका चंद्रमा 2 नंबर में है, इसलिए आपको वृषभ राशि कहा गया है। पंडित जी ने कहा कि आपका वृषभ राशि है। आपके कुंडली में जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर चंद्रमा है, इसलिए आप वृषभ राशि हैं। 2 नंबर का चंद्रमा बहुत बली होता है। 2 नंबर में चंद्रमा का बल 100 पैसा, बलवान। अब मान लिया आप खुद बलवान हैं, आपके घर में कोई चोर ढुक रहा है, तो पहले तो वो आपके डर से वहां जाना नहीं चाहेगा, और किसी तरह से प्रवेश भी कर गया तो आप तो युद्ध करेंगे, हो हल्ला करेंगे तो वो खुद पकड़ा जाएगा, मार खाएगा। तो चंद्रमा जब 2 नंबर में रहते हैं
तो उनमें 100 पैसा ऊर्जा होती है, पूरी ऊर्जा होती है, पूरी क्षमता होती है, पूरी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, ज्ञान होता है। वृषभ का चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ स्थान। 2 नंबर में चंद्रमा हो तो वो सबसे श्रेष्ठ स्थान। आपकी कुंडली किसी भी नंबर से शुरू होती हो, 2 नंबर का चंद्रमा मतलब सर्वश्रेष्ठ। कारण कि चंद्रमा को भी लग्न कहा गया है, समझ लीजिए इस बात को। सूरज को भी लग्न कहा गया है, और लग्न जिसमें भगवान ने जन्म दिया है वो तो लग्न है ही, वो तो डिवाइन लग्न है। 3 लग्न होते हैं। भगवान ने जो लग्न दिया उसमें शरीर का निर्माण हुआ। भगवान ने जो चंद्र लग्न दिया उससे प्राण की स्थापना हुई। शरीर में प्राण आया चंद्रमा के जरिए। चंद्रमा में अमृत है। मैं बार बार बोल चुका हूं कि शरद पूर्णिमा के रात में खीर रखा जाता है कि उसमें अमृत की वर्षा होती है, और वो खीर हम लोग जब खाते हैं सुबह तो शरीर आरोग्य निर्मल्य हो जाता है, इसमें अमृत आ जाती है, अमृत तत्व का प्रवेश हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को अमृत मानिए। तो चंद्रमा जब 2 नंबर में रहता है तो उसमें अमृत आ ही जाता है, स्वतः आ जाता है, कहीं भी हो, नुकसान नहीं होता है। अब ऐसे चंद्रमा के साथ यदि राहु जुट भी जाए तब भी युद्ध होगा। राहु जल्दी किसी से परास्त नहीं होता, कारण कि उसका शरीर ही नहीं है। जो शरीर ही नहीं है उसको आप कैसे लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, कहां पकड़ेंगे, कहां पटकेंगे उसको। इसलिए कहा गया है कि वो अशरीरी ग्रह है, जिसमें शरीर नहीं है, पिंड नहीं है, उसमें कुछ मेटल नहीं है, कोई तत्व नहीं है, वो एक इमेजिनरी पॉइंट है। तो जनरली राहु सबसे लड़ लेता है और अपराजेय रहता है। यदि वो किसी से डरता है तो एकमात्र मंगल से डरता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा में इतना तत्व है, इतना बल है। वृषभ राशि की बात बोल रहा हूं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो आप में बल है, ज्ञान है। अब इस चंद्रमा से 4 नंबर में राहु हैं। आकाश में 4 नंबर में राहु आ रहे हैं 17/8/2017 से। तो ये वृषभ राशि वालों को क्या करेंगे, राहु क्या देंगे और क्या लेंगे, 18 महीने तक ये क्या स्थिति में रखेंगे वृषभ राशि वालों को। तो राहु यहां पर हैं 2, 3, 4। राहु 4 नंबर में है और इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहां होगी। राहु की दृष्टि, राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 में भी होगी राहु की दृष्टि, और 9 में भी होगी, यहां पर भी होगी। राहु की दृष्टि। अब नंबर लिख देते हैं। 4 के बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12। अब इनकी दृष्टियां हमेशा 4, 8 और 12 में पड़ेगी ही और 10 में पड़ेगी ही। सिर्फ खाना बदल जाएगा, ये जोन बदल जाएगा। मेष राशि वालों के लिए राहु यहां था, वृषभ राशि वालों के लिए राहु यहां पर आ गया, इस जोन में आ गया। अब ये जो जोन है इसको तीसरा जोन बोलते हैं। आपके चंद्रमा से ये तीसरे जोन में आया, 3rd जोन, तीसरा घर पंडित जी लोग बोलते हैं। तीसरे घर में है चंद्रमा, से तीसरे घर में राहु है, या ये बोलो कि 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में है। 3 ढंग से हम लोग बोल सकते हैं। डिग्री से बोलेंगे कि राहु चंद्रमा से 90 से 120 के भीतर में है, या 4 नंबर में है,
या कर्क राशि में है। 3 तरीके से बोला जा सकता है। तो 3rd हाउस में एक नियम है, शास्त्रीय नियम है, ऋषियों ने ये नियम बनाया ऑब्जर्वेशन के जरिए। ऋषि और मुनि में फर्क होता है। मुनि मनन करते हैं और ऋषि ऑब्जर्वेशन है, ज्ञानी है, और वो दृष्टा भी है, मंत्र दृष्टा भी होते हैं ऋषि, उनसे सुपीरियर क्लास। तो ऋषियों ने देखा कि यदि 3rd हाउस में कोई भी पापक ग्रह आ जाते हैं, जैसा मैंने कहा राहु, मंगल, शनि, केतु, ये सब पापक ग्रह भी आ जाते हैं तो यहां शुभ होते हैं। राहु यहां शुभ हुए, नोट करते जाइएगा, जिनको नोट करना है, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। राहु वृषभ राशि वाले के लिए शुभ है, शुभ है, शुभ है, शुभ रिजल्ट देंगे। वृषभ राशि वाले लोग आनंद मनाइए। तो तीसरा जोन में क्या है, क्या रखा है तीसरे जोन में? तीसरा जोन में 3 चीजें रहती हैं। एक तो आपसे जो भी छोटे भाई या बहन होंगे, छोटे, आपसे छोटे, 1 नंबर में, बी में होंगे दोस्त, तीसरे में सी में होंगे आपकी पर्सनैलिटी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, सामर्थ्य है, शक्ति है, यह आपका दाहिना हाथ भी है, दाहिना कान भी है, बहुत सारा चीज है। मैं पूरा तो नहीं बोल सकता हूं ना, बहुत समय लग जाएगा, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। तो राहु तीसरे घर में आकर के लाभ दे रहा है, किसको? वृषभ राशि वालों को। किससे? छोटे से, अपने से जो छोटे हैं, आपके भाई बहन वगैरह छोटे हैं, उनसे भी लाभ दे सकते हैं, दोस्तों से भी लाभ दे सकते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव कर सकती है। अब जो लोग नौकरी करते हैं उसको अपने ढंग से समझिए, जो लोग व्यापारी हैं ये समझ लीजिए, दोस्त मतलब आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, और छोटे आपके छोटे भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सहोदर, एक मम्मी से जो भाई बहन उत्पन्न हुए हैं, जैसे कोई लोग 2 शादी कर लिए हैं तो वो नहीं आएंगे। सहोदर, एक ही माँ और एक ही पिता के उदर से जो निकले हैं वो सहोदर कहलाते हैं। दूसरे मम्मी के पेट से निकले हैं तो वो सहोदर नहीं कहलाएंगे, उनका उदर दूसरा है, उनका पेट दूसरा है, कजन्स हो जाएंगे। आप उसको जैसे भी समझ लीजिए, आजकल की व्यवहारिक दुनिया है। तो ये आपको लाभ देंगे राहु, आपकी मर्यादा बढ़ाएंगे, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, आप समाज में स्थापित हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में सक्सेस हो सकता है आपको, आप मुखिया बन सकते हो, आप नेता बन सकते हो, चतुराई से, छल से, कपट से, प्रपंच से, ये लिखा हुआ है। लेकिन जैसे एक ग्लास लिया, आपके टेबल पर एक ग्लास रखी हुई है, शीशा का ग्लास, सादा पानी है, उसमें यदि एक आप काला टेबलेट डाल दीजिए रंग का, काले रंग का, तो ग्लास का पानी काला हो जाएगा। पानी तो ही रहेगा लेकिन वो काला हो जाएगा। तो 3rd हाउस में राहु आने से उस जगह को तो काला करेगा, धुएं का आकार का करेगा, श्याम वर्ण को तो करेगा, उसमें तो हलचल मचाएगा, उसमें तो विष डालेगा, उसमें तो प्रवृत्ति नीचता की डालेंगे। तो आपके भाई का जो छोटे हैं उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उनसे आपको मदद मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन उनका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, वो संकट में हो सकते हैं, वो खुद संकट में हो सकते हैं,
उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह भी चल सकता है, और आपके दोस्त में कुटिलता आ जाएगी, बेईमानी आ जाएगी, छल कपट आ जाएगा, आपको धोखा देना चाहेंगे, आपसे बदला लेना चाहेंगे। वो आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। राहु को विजातीय भी बोलते हैं। ऐसे लोग जो आपके धर्म से दूसरे धर्म को अवलंबन करते हैं, विधर्मी, विजातीय, चांडाल, इस प्रवृत्ति के लोग भी आपके दोस्त हो सकते हैं, जो बाहर से तो दिखते हैं कि मैं तो बस आपका भाई हूं, छोटा भाई हूं मैं आपका, लेकिन ये विधर्मी है, ये चांडाल है, ये दुष्ट है, ये छल है, ये कपट है। यदि पार्टनर है तो आपको धोखा दे सकता है, समझ लीजिए। कारण कि पानी में टेबलेट काला डाल दिया तो वो तो काला हो गया। तो श्याम वर्ण के आपके पार्टनर हैं, विजातीय पार्टनर हैं, दूसरे लोग आपके पार्टनर हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में कुछ तो मदद कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चतुर हैं तो समझेंगे कि वो कैसे हैं। मैंने कहा कि हर हालत में लाभ होगा। मान लिया आप 1 लाख रुपया कमाते हैं और पार्टनर यदि आपको उसमें से 40 ले लेते हैं तो 40,000 तो गया ना आपको, भले 60,000 का आपको बेनिफिट मिला। तो उसी तरह से हानि भी होने की संभावना रहेगी, लेकिन अंततः आपका समय ठीक रहेगा। अब वृषभ राशि में भी 3 टुकड़ा है, खीरे का 3 टुकड़ा है। उसमें पहला टुकड़ा ठीक है, दूसरा टुकड़ा ठीक नहीं है, तीसरा टुकड़ा भी बहुत ठीक है। लेकिन जो दूसरा टुकड़ा ठीक नहीं है वो चंद्रमा का ही टुकड़ा है, और चंद्रमा बहुत बली है। तो दूसरा टुकड़ा जो कमजोर है, खीरे का जो दूसरा टुकड़ा है, वो भी शुभ हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि वृषभ राशि वाले लोग सिर्फ अपने अनुजों पर ध्यान दें, छोटे भाइयों पर ध्यान दें कि उनका शरीर ठीक से रहे, उस पर ध्यान दीजिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। लेकिन ये राहु कुछ दे के जाएगा, कुछ मिला के जाएगा, कुछ आप पाएंगे, आपकी मर्यादा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। अब चाहे 1 नंबर से बढ़े, चाहे 2 नंबर से बढ़े, लेकिन बढ़ेगी। और ये आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है। तो राहु रहस्य को भी बोलते हैं, तो आपके हाथ में रहस्य हो गया। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप अच्छे हैं तो आपके हाथ का सही उपयोग होगा, डॉक्टर हैं तो ऑपरेशन बढ़िया करिएगा। आप यदि चोर हैं तो बढ़िया से चोरी भी कर लीजिएगा। तो स्थान, काल, पात्र के ऊपर में सारी चीजें भी निर्भर करती हैं। सिर्फ मैकेनिकल रोबोट के ऐसा चीजें नहीं आती हैं इसमें। तो यदि आपके अंदर में सद्गुण आते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए राहु अत्यंत अच्छे हैं, अत्यंत अच्छे हैं, अत्यंत अच्छे हैं। डरने की कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप राहु का पूजा करते हैं, राहु का मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान जी की पाठ करते हैं, तो कुछ और मिलेगा आपको, कुछ और मिलेगा। और राहु है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा से अमृत मिलेगा, उत्तर दिशा से अमृत मिलेगा। अब यहां पर उत्तर आपके लिए 4, 8, 12 तीनों उत्तर ही दिशा होती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शुभ नहीं था, वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत उत्तम है। जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो जमशेदपुर से उत्तर दौड़ते चले जाइए। सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सारी जगह, सारा जिस पर आप पैर रखोगे वो सारी आपकी हो जाएगी। तो चाहे वो यूपी हो, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे चाइना हो, सभी जगह आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी। उत्तर दिशा आपका, आप अपने घर में भी यदि आप नॉर्थ साइड टेबल रख करके खाते हो, माने नॉर्थ फेसिंग हो, तब भी शुभ होगा। और नॉर्थ कुबेर का दिशा होता है,
नॉर्थ में कुबेर रहते हैं। तो जो व्यापारी वर्ग हैं वो लोग मेरी भाषा को अपने उपयोग में ले आइए। सो कुबेर आपको धन दे रहे हैं और मिस्टीरियस वे में धन दे रहे हैं अचानक। अब ये बात मैं बोल रहा हूं अचानक। तो आपको लॉटरी मिल सकती है, सट्टा मिल सकते हैं, शेयर्स में पैसे आ सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए काफी बढ़िया समय है। लेकिन उसकी दृष्टि का क्या प्रभाव है वो थोड़ा बता रहा हूं। ये 7th हाउस में राहु की दृष्टि पड़ेगी। यदि आप कुंवारे हैं और आपकी शादी की बात चल रही है तो ये मान के चलिए कि आपको धोखा दिया जा रहा है। यदि आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो अभी से 18 महीना 17/8/2017 से 18 महीना तक शादी ना करें आप। यदि शादी करते हैं तो पत्नी के बारे में जासूस के ऐसा पूरी जानकारी ले लें। किसी के द्वारा भी जो भी प्रशंसा की जा रही है वो झूठी है। जो आप देख रहे हैं वो गलत है, जो सुन रहे हैं वो भी गलत सुन रहे हैं। आप जो खुद देख रहे हैं उसमें भी धोखा है, चला हुआ है। समझ लीजिए। और चूंकि वृश्चिक राशि स्थिर राशि है तो फिर इसमें सुधार नहीं होगा। आप सोचेंगे कि लड़की में थोड़ा सा अवगुण है, रहते रहते घर में सब सीख लेगी, वो सब होना जाना नहीं है। सावधान रहिए। तो वृषभ राशि वाले जितने लोग जिनकी शादियां हो रही हैं, लड़के हो या लड़की हो, बहुत सावधानी हो तभी शादी ब्याह करेंगे। पंडित जी के कहने पर ब्लैंक चेक मत साइन कर दीजिए कि मंगला मंगली मिल जा रहा है, 26-27 गुना मिल रहा है, चलो शादी कर दो। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, धोखा में आ जाओगे आप। इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य के घर में, पापा के घर में, आपके भगवान के घर में। और ये 10 नंबर शनि का घर है जो इनका मित्र है, इसलिए आपके भाग्य को उठाएंगे, भाग्य उठेंगे। पापा का स्वास्थ्य सुधरेगा या भाग्य सुधरेगा। और 10 नंबर 11 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो। वृषभ राशि वालों को बोल रहा हूं, मेरी बात समझिए। समय बढ़िया है शादी को छोड़ करके। पार्टनरशिप में कोई धंधा करते हो उसको छोड़ करके। पार्टनरशिप का धंधा, वाइफ मतलब क्या है, पार्टनर बोलते हैं, लाइफ पार्टनर है। तो आप अपने से जो करना चाहते हो कर लीजिए, कोई भी धंधा जो आपके कुंडली में लिखा हुआ है। जितने धंधाओं में से उसमें से किसी एक धंधा को चुन लीजिए। पार्टनर नहीं, अकेले कीजिए। पैसे नहीं है तब भी 100 रुपये का लेमन जूस बेच करके ही धन कमाइए। पार्टनर मत बनाइए। बैंक से कर्जा ले लीजिए, अकेले चलिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए जय जयकार है। समय बहुत बढ़िया है। और इनकी 9वीं दृष्टि भी आपकी इनकम के घर में पड़ रही है, इनकम के घर में पड़ रही है। तो आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। राहु जहां रहते हैं वहां पर सीधे या टेढ़े किसी भी रास्ते से 11th हाउस में धन ही पहुंचाएंगे, धन देंगे। अब मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप घूस लीजिए, अब बेईमानी का रास्ता अपनाइए, छल कपट की तो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सीधे रास्ते से भी आपको धन मिलेगा, ये सत्य है। तो जब सही रास्ते से मिल रहा है तो टेढ़ा रास्ता क्यों, ये सत्य है। और अगेन ये मीन है, मछली है, पानी है, लिक्विड है, केमिकल्स है।
तो इन सभी रास्तों से भी, इन सभी पदार्थों से भी आपका लाभ हो रहा है। एनीथिंग जो लिक्विड है ये भी आपका है। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। आपके कुंडली में जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी वो सारी की सारी मिलेंगी, और एडिशनल भगवान भोले शंकर की भी कृपा आपके ऊपर होगी। इसलिए कि वृषभ को बैल बोलते हैं, चौपाया जानवर बोलते हैं, लेकिन जो कुंडली में बैल है वो नंदी बैल है, भगवान नंदी के बैल है। ये डिवाइन चीज है। कुंडली कोई मनुष्य की बनाई हुई चीज नहीं है, इट इज अ डिवाइन थिंग। तो वृषभ राशि वाले लोग 18 महीना तक आप सुरक्षित हो। मिथुन राशि को 3 नंबर बोलते हैं, जैमिनी बोलते हैं। जैमिनी माने मिथुन 3। और जैमिनी का फोटो जो आप देखे होंगे, राशि का चक्र का जो फोटो आता है ना, मेष में भेड़र आता है, वृषभ में बैल रहता है, और जैमिनी में 2 लड़कियां होती हैं, 2 गर्ल्स, ट्विंस, 2 बच्चियां। मतलब जिनके कुंडली में थोड़ा भी संयोग है बच्चे होने की, और वो भी द्विस्वभाव राशि में कुछ समय आ रहा हो, तो आपके घर जुड़वा बच्चे भी आ सकते हैं, संतान आ सकते हैं। आपका यहां 3 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर वहां चंद्रमा है, आपका मिथुन राशि है। तो ये 3 नंबर जो होते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 और 6। 3 और 6 को रिप्रेजेंट करने वाले जो ग्रह हैं वो बुध होते हैं, बुध। मर्क्यूरी, अब शास्त्रों के हिसाब से बुध चंद्रमा का नाजायज बेटा है, अपना संतान नहीं है, नाजायज संतान है। इसलिए बुध को जब ज्ञात हो गया कि मेरी मां मुझे नाजायज तरीके से उत्पन्न की है, तो ये बुध अपने मम्मी को हेट करता है। लेकिन चंद्रमा तो माता ठहरी, माता को माता कभी नहीं होती। तो चंद्रमा अपने पुत्र के तरफ उनका झुकाव रहता है, स्नेह प्रेम रहता है, गोपन रूप से और प्रत्यक्ष रूप से। तो चंद्रमा जब 3 नंबर में रहते हैं तो अपने नालायक बेटे के घर में रहते हैं, उस जोन में रहते हैं। अब नालायक बेटे के जोन में रहने के कारण वो थोड़ी सी अवसाद में रहती है, भयभीत रहती है, चिंता में रहती है, परेशान रहती है, भय रहता है। और इस 3 नंबर को, इस 3 नंबर को कंठ बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, बोली बोलते हैं, बोलने का तरीका, आर्ट ऑफ स्पीच, स्किन बोलते हैं, चमड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। बुध बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रीड़ा, खेल कूद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा मिथुन राशि में है, तभी आपको मिथुन राशि कहा जा रहा है। और 4 नंबर में राहु है। यहां देखिए, मेष राशि में राहु यहां थे, वृषभ में यहां है, मिथुन में यहां है। अब ये जो जोन है, ये जो जोन देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल में 3 मुख्य चीजें रहती हैं।
एक तो आपका स्कूल का शिक्षा, दूसरा आपका धन, बैंक बैलेंस, तीसरा आपकी बोली, 3 नंबर माने ये कंठ, आपका थायराइड जोन, गला, आपके हाथ है। और 4 नंबर माने छाती, मैं बराबर बोल रहा हूं, अभी 4 नंबर में रहेंगे। तो ये धन आपके, शिक्षा आपके, बोली आपका, परिवार आपका, कुटुंब, इन सबों को राहु पकड़ेंगे। तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनकी शिक्षा स्कूल में अभी 18 महीने तक ठीक नहीं रहेगी। माता पिता का कर्तव्य है कि उन पर ध्यान दें। ये मत सोचें कि मेरा बेटा सोना बेटा है और उसके अंदर में कोई बुराई हो ही नहीं सकती। ये ईश्वरीय स्थिति बनी हुई है, आप ईश्वर से बड़े नहीं हैं, लड़ नहीं सकते हो। तो आपके बच्चे के अंदर में श्याम वर्ण के लोगों से दोस्ती करने की इच्छा हो जाएगी, प्रवृत्ति जग जाएगी। श्याम वर्ण के दोस्त, लड़का हो या लड़की हो, लड़की भी हो सकती हैं, इसकी संभावना ज्यादा है। तो स्कूल की शिक्षा घट जाएगी। मिथुन राशि के जो बच्चे हैं, माता पिता को बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उनकी बोली रूखी हो जाएगी, बदतमीज बोली हो जाएगी, डिसिप्लिन से बाहर हो जाएगी, शालीनता से बाहर हो जाएगी। और उनको जो आप पॉकेट मनी दे रहे हैं उसका वो मिसयूज करेंगे और आपके परिवार में विखंडन होगा। परिवार से मतलब यहां आपके पिताजी का, जिनकी कुंडली है, उन जो बेटे की बात बोल रहा हूं, तो पिताजी के भाई बहन, ब्लड रिलेशन में जितना है उनसे। लेकिन जो लोग बड़े हैं, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, जो बड़े हैं, आपके धन की चोरी हो रही है, आपकी अमृत की चोरी हो रही है, आप लॉस में जा रहे हो, आप छल कपट के जरिए आपका धन चोरी कर लिया जा रहा है, आप खुद बदतमीज के ऐसा बात कर रहे हो, आपके खुद की बोली में शिष्टाचार घट जा रही है, आपके अंदर में वो शालीनता नहीं है, वो मिठास नहीं है, गड़बड़ी है। आप छल कपट करके खुद धन कमाना चाह रहे हो, उल्टे सीधे रास्ते से भी धन कमाना चाह रहे हो। ये गड़बड़ी मिथुन राशि वालों के लिए हो रही है। मिथुन राशि में जिनका चंद्रमा है, राहु उनको गरीब बना रहे हैं, धन हानि करा रहे हैं, बोली के जरिए झंझट करवा रहे हैं और भ्रम हो रहा है, धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, गरीब हो रहे हैं, पैसे का मिसयूज हो रहा है। पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में आपका धन चला जाएगा, आपके पार्टनर आपको लूट के रख लेंगे। मिथुन राशि वाले, तो कीवर्ड हुआ मिथुन राशि वाले, धन हानि आपकी हो रही है, सावधान रहिए। बोली के कारण आपकी स्थिति नाजुक हो रही है। आप नौकरी करते हो, बॉस से झगड़ लियो, हालत खराब, आप पंच भी किए जा सकते हो। आप उधार दिए किसी को, वो लौट के नहीं आएगा। तो मिथुन राशि वालों को बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। अब यहां से 1 2 3 4 5 यहां राहु की दृष्टि रहेगी। राहु यहां पर देखेंगे, यहां पर दृष्टि रहेगी राहु की। 3 4 5 6 7, यहां पर 8 होगा। अब इसमें 3 चीज रहते हैं, शत्रु, रोग और कर्जा। शत्रु,
रोग और कर्जा। राहु यहां आ गए, यहां पर दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके चंद्रमा से छठा पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 छठे जोन में, जैसे तीसरे जोन में चंद्र राहु शुभ होते हैं, छठे जोन में भी राहु का शुभ प्रभाव पड़ता है। तो राहु इतनी मदद जरूर करेंगे कि जो आपके शत्रु हैं उनसे आपको युद्ध करने की क्षमता दे देंगे, आप जीत सकते हो लड़ करके, या आपके शत्रुओं का अभाव हो सकता है, या वो आपसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इतनी क्षमता जरूर दे रहे हैं राहु आपको। आपके रोग को भी मिटाने में, क्लियर करने में सुविधा दे रहे हैं। रोग भी आपके ठीक हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन कितना भी आप रिपेयर कराएंगे, कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर रहेंगे, कुछ तो बचे जाएगा। इसलिए कि ये 8 नंबर है, ये फिक्स्ड साइन है, कंप्लीट रोग दूर नहीं हो सकता, लेकिन राहु बहुत मदद करेंगे, ये सत्य है। और ये आपके कर्जा को भी मिटाएंगे। राहु यहां पर बोल रहे हैं कि धन हानि कराएंगे, तो पुराने कर्जा मिट सकते हैं, लेकिन नया कारोबार में आपका धन हानि हो जाएगा। दोनों दो चीज है, समझिए इस बात को। ऐसा मत समझिएगा कि यहां पर दे रहे हैं और यहां पर ले रहे हैं तो हिसाब बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। मान लिया आपका कर्जा 500 रुपया है तो मिट जाएगा, लेकिन धन हानि आप 10 लाख भी कर सकते हो। अंतर समझ लो, मैं ज्यादा इसलिए बोला कि समझ लीजिए आप इसको ठीक से। तो राहु आपको मदद कर रहे हैं जरूर। और यहां पर 10 नंबर में भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये अष्टम भाव है, मृत्यु का घर है, तो आपके पैर नीचे से, टखना से एक बित्ता ऊपर, वहां कुछ रोग हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहां कुछ रोग हो सकते हैं, यहां पर कष्ट हो सकता है। कुछ हो तो ध्यान दीजिएगा, और ट्रीटमेंट करेंगे तो छूट भी जाएगा। और यहां से 11 और ये 12 नंबर, यहां भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। मान लिया यहां भी राहु आ गए, प्रभाव पड़ गया, तो मैंने कहा कि 10वें भाव में जब भी राहु का प्रभाव पड़ता है या खुद राहु रहते हैं तो ये उन्नति कराते हैं, लाभ देते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, गुप्त रूप से धन देते हैं और अचानक ऊपर से भी उठा देते हैं। तो राहु यहां शुभ है, यहां शुभ कर रहे हैं, यहां हानि कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले ध्यान रखिए, आपके ऊपर छापा ना पड़े। आप अपना डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल बराबर हमेशा अपने सीए से दिखा करके संतुलित करके रखें। आप यदि आप चपेटे में आ गए तब तो फिर उद्धार नहीं होगा, अन्यथा समय आपके लगभग फेवर में रहेगा। एक और बोलूंगा आज, और ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं मैं, कर्क राशि के बारे में बता करके आज का समापन करूंगा। कर्क राशि का मतलब होता है 4 नंबर। चार नंबर को चंद्रमा बोलते हैं, 4 नंबर को कैंसर बोलते हैं। तो ये 4 नंबर है, चंद्रमा आपका यहां पर है, चंद्रमा, इसलिए आप कर्क राशि हैं, और राहु इसी में है। आपकी कुंडली यदि 4 नंबर से है या कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है, तो राहु आपके शरीर में आ गए। ये लग्न है, इसको लगन बोलते हैं। भगवान ने ये लग्न निकाला जिसमें आपको कहा कि चलो नीचे आओ धरती पर, दिस इज अर्थ का
और नीचे। तो चंद्रमा आपके लग्न में आ गए, शरीर में आ गए, और शरीर में आयु होता है, शरीर में क्रोध होता है, गुस्सा होता है, छल कपट आता है, अज्ञानता आ जाती है। इसलिए कि शनि को, राहु को तम बोलते हैं, अंधकार बोलते हैं, रात्रि बोलते हैं। और इसके अंदर में अहंकार है, अभिमान है। तो कर्क राशि वाले लोग सुन लें, कर्क राशि वाले लोग जितने मेरी उम्र के हैं या वृद्ध हैं, आपके छाती में यदि गड़बड़ी है तो आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। आप डॉक्टर से मिलिए, अपना चेकअप कराइए, यदि आप ठीक हैं तब भी चेकअप कराइए, नहीं तो अचानक किसी दिन कुछ हो जाएगा आपके हार्ट में और घर में घबराहट फैल जाएगी। ऐसे हाथ उठा के बोल रहा हूं, सावधान हो जाओ आप। यहीं पर चंद्रमा है, यहीं पर 4 नंबर है, यहीं पर राहु है। पूरा विष फैल जाएगा पूरे शरीर में आपका। तो कर्क राशि वाले लोग यदि एक बूंद कोका कोला भी पीते हो तो आप सुसाइड कर रहे हो। जो लोग दारू पी रहे हैं तो अपनी अर्थी सजा कर रख लीजिए आप। सारा इंतजाम करके रख लीजिए, पंडित जी को भी और सबको तय करके रख लीजिए आप। तो दारू पियो आप शौक से, गुटखा खा रहे हो तब भी। और जो लोग मोटे हैं, जल का मतलब होता है मोटापा। जैसे ये कागज है, पतला है, उसको पानी में डाल दो और थोड़ी देर के बाद निकालो तो ये पन्ने थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो शरीर में जब जल आता है तो मोटा हो जाता है, शरीर स्थूल हो जाता है, थल थल हो जाता है। तो यदि आप मोटे भी हो, ओबेसिटी भी है आपके शरीर में, पुरुष हो या नारी, शुगर भी है आपको, कार्डियक प्रॉब्लम भी है आपको डॉक्टर का बात अक्षरशः मानना पड़ेगा। और 18 महीने आप ये नियम बना लीजिए कि हर दूसरे महीने, तीसरे महीने आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलेंगे जरूर। आपका समय बहुत ही गहरा है, बहुत ही कठिन है। थोड़ा भी भोजन, जैसे आपके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं, बच्चों को गोलगप्पा बहुत बढ़िया लगता है, पानी पूरी जिसको बोलते हैं। मैं गोलगप्पे वालों के अगेंस्ट में कुछ बात नहीं बोल रहा हूं, आपकी वृत्ति है, आप करें। लेकिन वो जल जो है विषैला जल है, उसमें खट्टे हैं, नमक हैं, मिर्चें हैं, सब चीजें दी हुई हैं जो विषाक्त बना देती है। और मोर भर उनका हाथ भी जाता है उसमें, उनके अपने शरीर के स्वेदज पसीने वगैरह भी उसमें मिल जाते हैं, गंदगी भी आ जाती है, इन्फेक्शन भी रहता है। तो जो लोग गोलगप्पा खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, थोड़ी सी ओबेसिटी भी है, बच्चों में ओबेसिटी भी होती है। तो बहुत कठिन बात है, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बच्चे बच्चे होते हैं, सबके प्राण हैं। और आप खुद यदि ना समझ हैं, आपके शरीर में भी यदि ओबेसिटी है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आपको भोजन एकदम साधु संतों के ऐसा पवित्र साफ सुथरा होना है। 18 महीने 18 महीने 18 महीने। लेकिन कर्क राशि में आश्लेषा भी आता है, और पहला इनकाउंटर कर्क राशि में आश्लेषा को ही कर रहे हैं राहु। मैंने कल कहा था आश्लेषा माने सांप, गेहूमन सांप है जो क्वाइल करके ऐसे
फुफकार मार रहा है, उसमें विष पूरा विष भरा हुआ है, और राहु दूसरा विष आ रहा है। तो आपके शरीर में तो कुछ भी एक चींटी काटेगा तो विष आ जाएगा। अब थोड़ा सावधान रहो, नहीं तो मरने की बात होगी। मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। हॉस्पिटल तो बहुत छोटी सी जगह होगी आपके लिए, स्मशान भी जगह बन सकता है। और जो लोग खाना पकाते हैं, आप आग से डरिए, धुएं से डरिए, छौंक से डरिए। जो हम लोग दाल में कुछ मिला के छौंकते हैं, हींग वगैरह सब चीज, उस छौंक से बचिए, उस तरह के धुएं से बचिए, सिगरेट के धुएं से बचिए। कर्क राशि वालों के लिए विशेष बोल रहा हूं। रोग, कष्ट, मृत्यु, छल, कपट, परेशानी, धोखा, षड्यंत्र, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, पूजा करनी है, करनी ही है। हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। आपकी आयु की भी रक्षा होगी, स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। ध्यान रखिए, कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। और उसी में चंद्रमा है, आपका अमृत है, तो आपका अमृत आपके छाती में आया, 4 नंबर माने छाती, तो छाती को पहला अटैक कर रहे हैं राहु आपके। राहु ढुक रहे हैं तो सबसे पहले आपके अमृत स्वरूप छाती को ही देख रहे हैं। कारण कि चंद्रमा 4 नंबर में है, ये 4 नंबर यहां है, यहां पर चंद्रमा रहने का मतलब ये छाती है, और इसी में राहु आ गए, तो ये चंद्रमा को तो डसेंगे ये। समझ लो मेरी बात, मैं थोड़ा बोल रहा हूं ना, आप इतना समझ लो। नहीं डरो, लेकिन मेरी बात तो सुनो, समझो, उपाय करो। उपाय यह है कि भोजन सात्विक हो, पार्टी में जाओ, कहीं जाओ, कोई लालच नहीं होना है, जो खाना है वही खाना है। अपने घर में भी खाना शुद्ध हो, तेल बिल्कुल पवित्र हो, तेल के जरिए ही शरीर के अंदर में सारा विष पहुंचता है, सब्जी के जरिए, उसमें भी केमिकल्स मिले रहते हैं। तो एकदम पवित्र भोजन होना चाहिए आपका, एक बात। दूसरा बात, आप किसी से पंगा नहीं ले सकते हो, झगड़ नहीं सकते हो। खास करके ऐसे जो लोग श्याम वर्ण के हैं, जो दुबले पतले लंबे हैं और सिर बड़ा है, सांप के ऐसा शरीर। सांप में क्या है, धड़ पतला होता है, सिर बड़ा होता है, लेकिन लंबा होता है। तो ऐसे लोग से आप पंगा नहीं ले सकते हो। जो श्याम वर्ण के हैं, काले रंग के हैं, छोटे जात के हैं, निचले जात के हैं, जो विधर्मी हैं, वो जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं बोलूंगा कि मुझे मुस्लिम लोगों से डर है, क्रिश्चियन लोगों से डर है, जो दाढ़ी वाले सरदार जी हैं उन लोगों से डर है, छोटे लोगों से डर है, अशिक्षित लोगों से डर है। तो ये विधर्मी, विजातीय, उनसे डर है। धोखा दे सकते हैं, छल कपट हो सकता है आपके साथ, परेशानी हो सकती है। कर्क राशि, सावधान, अलर्ट, सावधान सावधान सावधान। हनुमान जी का पैर पकड़ लीजिए आप। हंग पवन नंदनाय स्वाहा, ये मंत्र मैं बहुत बार बोल चुका हूं। ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, मंत्र महोदधि में मिल जाएगा। कुछ मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध करके ये उजागर हुआ है। एक अक्षर को, किसी भी मंत्र में यदि 10 अक्षर हैं तो 10 लाख बार पढ़ेंगे तब वो मंत्र सिद्ध होता है। इसलिए सिर्फ ओम का जब यदि 1 लाख बार करते हैं तो ओम सिद्ध हो जाएगा। ये तरीका है। लेकिन ये मंत्र हंग पवन नंदनाय स्वाहा स्वयं सिद्ध है, तो इस मंत्र का जप कीजिए। नवमी को, शुक्ल पक्ष नवमी को हर महीने उपवास रहिए, भगवान हनुमान जी के प्रति अनुरक्त रहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। उन्होंने जैसे लक्ष्मण जी को जीवित किया था,
संजीवन पर्वत ला करके वैसे आपकी भी रक्षा करें। अब यहां पर चंद्रमा है तो पंचम दृष्टि तो पड़ेगी यहां होगा 8, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पड़ेगा 7, 10 पड़ेगा यहां पर भी राहु का आंख होगा और यहां पर भी राहु का आंख होगा, ये 12। ये जोन में, ये जो जोन देख रहे हैं, ये ट्रेंगल जो देख रहे हैं, इस ट्रेंगल को संतान का ट्रेंगल बोलते हैं, बच्चे। तो बच्चों पर बहुत ध्यान रखिएगा, जिनके छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं या थोड़े, उनको देखिए, ध्यान रखिए। देखिए, सब मैं नहीं बोलना चाहता हूं, राहु जो है ये चंद्रमा को निगल लेता है, अमृत को चोरी कर लेता है। आपके बच्चे को कोई चोरी ना कर ले, बच्चे कहीं खो ना जाएं, कर्क राशि उनके लिए बोल रहा हूं। बच्चे में कोई रोग ना आ जाए, बच्चे में कोई दुष्ट लड़का उसके साथ ना आ जाए। देखिए, पहले एक सीरियल आया था सत्यमेव जयते आमिर खान का, उसमें उन्होंने बताया था बच्चों के लिए कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। बच्चों को इस बात में जानकारी दीजिए, चाहे लड़का आपका मेल हो या फीमेल हो, निसंकोच उसको जानकारी दीजिए कि कोई बच्चा यदि बैड टच करता है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो घर का या छोटा व्यक्ति हो, या चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो आपका नौकर हो, चाहे कोई भी हो, यदि बच्चे को बैड टच की अनुभूति होती है, ही मस्ट टेल यू। कर्क राशि वालों को बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि आपके घर में, आपके पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ी है, कुदृष्टि पड़ी है। एक तो ये सिखाएं। दूसरा, इस वर्ष बच्चे ना हो 18 महीने में, कम से कम 26 अप्रैल 2018 तक संतान ना आए, ऐसी व्यवस्था रखें। नहीं तो उसको कुछ भी ऐसे रोग हो सकते हैं जो नहीं छूटने वाला है, जैसे पोलियो वगैरह हो जाता है ना। देखिए, ऐसा है, इस संदर्भ है इसलिए बोल रहा हूं, जो बच्चे पोलियो ग्रस्त होते हैं या अंग विहीन होते हैं, अंग भंग होते हैं या मूक बधिर हो जाते हैं, 99% केस में ये मान लीजिए कि माता पिता संभोग करते हैं ग्रहण के दिन, संक्रांति के दिन, या ऐसे दिन जो निषेध है, ऐसे दिन जो माता पिता संभोग करते हैं, उससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो विकृत शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, नाराज मत होइएगा। पहले पंडित जी तिथि तय करते थे, आज भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कब संभोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी तो मॉडर्न एज में सेक्स इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, और लोग या बच्चे अपने को इतना विद्वान समझते हैं कि अपने शास्त्र को रसातल ऐसा सोचते हैं कि इस सोच में जीने वाला आदमी बैकवर्ड है। हो सकता हूं, लेकिन ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मैंने 20,000 से ऊपर कुंडलियां देखी हैं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की। मेरा अनुभव है और मैं सत्य बोल रहा हूं। जब पत्नी ऋतुमती हो तब भी संभोग करने के लिए बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। खुलकर बोल रहा हूं, सभी कोई सुन रहे होंगे, बच्चे, युवा, सभी कोई सुन रहे होंगे। तो निषिद्ध तिथियों में अमावस्या को यदि आप संभोग करते हैं तो बच्चे तो आपके व्यर्थ उत्पन्न होंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो धरती के भार होंगे, आपकी सारी जिंदगी बीत जाएगी उनकी सेवा में। तो वो बात होती, इसलिए मैंने कहा कि कर्क राशि वाले अपने बच्चों पर ध्यान दें, गुड टच बैड टच का भी ध्यान करवाएं, और ऐसी स्थिति नहीं हो कि 26,
2004-2018 तक संतान उत्पन्न होने की या गर्भ धारण ना करें माताएं। मैं माताओं को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और इसी जगह को विवेक बोलते हैं, हायर एजुकेशन। जो लोग विदेश जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए तो समय ठीक है। इफ यू आर गोइंग अब्रॉड, दिस इज वेरी हाई टाइम। इस 16 महीने या 18 महीने के बीच में आप कुछ भी पालोगे, अमृत पालोगे आप। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के भीतर में है, स्वभूमि में है, अपने जगह में है, तो उनको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है हायर एजुकेशन में, यदि आपके सब्जेक्ट विदेशी भाषाओं से, विदेशी चीजों से, विदेशी तकनीक से जुड़ी है, तब तो ठीक है। लेकिन स्वदेशी चीजों से जुड़ी हो, जैसे धर्म की बातें हैं, हिंदी है, साहित्य है, कल्चर है, इस पर आप रिसर्च कर रहे हो या हायर स्टडी कर रहे हो, भारतीय संस्कृति के ऊपर में कुछ लिख रहे हो, तो सही नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में, तो आपको शादी, यदि आप शादी के योग्य हैं, बेटा या बेटी जो भी हो, आप ध्यान रखिए कि अगले के कुंडली में भी राहु नहीं हो, यहां पर नहीं हो। माता पिता ध्यान दीजिए, मैं जो बात बोल रहा हूं और जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी सुन लीजिए। बहुत सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं आपको सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगा, संहिताओं में मिलेगी। जैसे भृगु संहिता है, नंदी नाड़ी है, और बहुत सारी संहिता है, रावण संहिता है, संहिताओं में मिली। मैं इन सारी चीजों को पढ़ा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा, आप भी शादी को पोस्टपोन रखिए। 18 महीने तक आप भी शादी नहीं कर सकते हो। गलत होगी, धोखा होगा, प्रवंचना होगी, छल होगा, कपट होगा, षड्यंत्र होगा, सब कुछ है। जनरली दिल्ली में जो लोग जाते हैं या और सब जगह जो यूपी बिहार के लड़के जाते हैं, तो हम लोग तो यहाँ बहुत ढंग से अपने संस्कार में रखते थे बच्चों को। लेकिन जब एक बार कॉलेज में चले गए तो लोग छूट मिल जाती है ना, एक साथ अचानक देखते हैं कि अरे ये तो परियों का देश है, उन्मुक्त जीवन है, उन्मुक्त मिलन है, उन्मुक्त संगम है। वो लोग, लड़कियां भी बहुत चतुर होती हैं, देखती हैं कौन आदमी उल्लू आया है जिसको बकरा बनाया जा सकता है, जो पढ़ने में तेज हो, थोड़ा सुंदर हो, कमा सकने में सक्षम हो, अच्छी नौकरी पाएगा, उसको लोग जाल में फंसा के शादी कर लेते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग करके तलाक देते हैं, उनसे संपत्ति छीन लेते हैं, लूट लेते हैं और इनको उल्लू बना कर रख देते हैं। ऐसी घटना घट सकती है। कर्क राशि में जो पुरुष हैं या कन्या है, ऐसे ही कर्क राशि में जो जन्म लिए हैं, आश्लेषा नक्षत्र है, तो आप विष कन्या या विष पुरुष हो सकते हो। तो विवाह में बहुत सावधान रहिए कर्क राशि वाले लोग। और इसमें 3 चीज हैं, पिता, आपके भाग्य और आपके भगवान। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा आपको। यदि पिता वृद्ध हैं या मेरे समान हैं या हमसे उम्रगर हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उनके खाने पीने की व्यवस्था ऐसी हो कि उसमें थोड़ा भी इन्फेक्शन नहीं हो, नहीं तो पिताजी के लिए ये 18 महीना बहुत संकट में हो सकता है। संक्षेप में बोल रहा हूं, अधिक समझ लीजिए। और आपका भाग्य, भाग्य में भी ये राहु संकट डालेगा, लेकिन नवम भाव में राहु कुछ अच्छा रिजल्ट भी दे देते हैं। कुछ, बहुत नहीं, लेकिन अधिकांशतः ये हानि करते हैं। धर्म की हानि, ज्ञान की हानि, कोर्ट केस में हानि, मर मुकदमा, झंझट, लड़ाई, परेशानी, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं जब 9वें में दृष्टि होती है। तो
लेकिन ऐसे लोग प्रमंडल के अधिकारी होते हैं, मुखिया हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, जीत जाते हैं, पॉलिटिशियन हो जाते हैं। ये सब का संयोग बना रहता है 9th हाउस में जब राहु रहते हैं तो। ही कैन बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही कैन बी प्रमोटेड ऑल्सो। तो कर्क राशि वालों के लिए ये राहु, यहां का राहु मिक्स्ड है, शुभ भी है अशुभ भी है। यहां का अशुभ है, यहां का भी अशुभ है। तो ज्यादातर कर्क राशि के लिए राहु शुभ नहीं होंगे। आपको सचेत होकर ही चलना है। मैंने आगाह कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। ये राशियों की भाषा में बोल रहा हूं कि यदि मैंने कहा लग्न जो भगवान ने दिया वो शरीर हुआ, चंद्रमा जहां रखा वो आपका प्राण हुआ। तो प्राण पर संकट अधिक आया। इसी प्राण के कारण शरीर चलता है, इसी प्राण के कारण वायु शरीर में प्रवेश करते हैं और निकलते हैं। तो ये पूरा प्राण के ऊपर में राहु का संकट पूरा बना हुआ है। तो आप भी हनुमान जी की पूजा करें, राहु की प्रार्थना करें और सात्विक ढंग से जिए। देखिए, मैं आज 4 राशि ही बता सका। अब शरीर थक जाने के कारण बहुत बोल नहीं सकता, लंबी प्रवृत्ति नहीं है बोलने की हमारी। लेकिन जितनी बात कहा हूं बहुत सार गर्भित बातें हैं। इसको सामान्य बात मत समझिए कि मैंने साधारण सी बात कही है और दूसरे पंडित जी ने ये कहा है, मिश्रा जी जो बोल रहे हैं वो उल्टा है। हाँ, मेरी बातें आपको उल्टी भी समझ में आए तब भी ये सत्य है। इसलिए कि मैं मिथ्या बोलता ही नहीं, मैं झूठ बोलता ही नहीं। कटु हो तो हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। कोशिश ये कर रहा हूं कि सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात न ब्रयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उतनी ही चीजें मिलेंगी जो आपके कुंडली में जन्म के समय में लिखा है भगवान ने। जो आपके प्राण उठा गए तो भगवान ने डिकोड करके जो भी आपके प्रारब्ध में लिखा, जो जन्म की कुंडली है वो प्रारब्ध है आपका। एक वो, दूसरा, आप में परिवर्तन होने के लिए जो थोड़ा बहुत 25 पैसे की गुंजाइश है, चाहे वो 10% हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, मैक्सिमम 25 हो, तो वो तभी है जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को, और सात्विक भोजन करते हो, मन के अंदर में कुविचार नहीं करते हो, ईश्वर की आराधना करते हो मन से, वचन से, कर्म से, तब 99.9% होगा। ये कर्म की थ्योरी है। शांति से रहें, लो प्रोफाइल में रहें, आनंद से रहें। आज यहीं तक। फिर इसके बाद की 4 राशि फिर किसी दिन बताऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन लग सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।